आप मुझे बताइए, आप यहाँ रोहतक के अंदर बैठे हुए हैं, पिछले 12 साल के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज हरियाणा में बने, कितनी हेल्थ यूनिवर्सिटीज हरियाणा के अंदर बनी, कितना कोई ऐसी चीज जो आपके संज्ञान में, आपके ज्ञान में तुरंत आती है और जिससे हरियाणा वासियों को कोई फायदा हुआ। कोई एक चीज आप मुझे बता दीजिए कि हरियाणा के अंदर ये प्रोजेक्ट आया और ये कामयाब हो गया। भाजपा जो सरकार है हर मोर्चे पर विफल है। प्रदेश के अंदर व्यापारी सुरक्षित नहीं है, फिरौतियां आ रही हैं। आप रोहतक के अंदर बैठे हो, कितने यहाँ स्कूल संचालक है, व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, इवन पॉलिटिशियंस हैं। अभी हमारे महम के विधायक बलराम दांगी जी, बताओ कमाल की बात है, उनको धमकी आ रही है। कोई सुरक्षित नहीं है। ये तो मैं सिर्फ सुरक्षा का मामला उठा रहा हूं। बाकी आप एक क्षेत्र उठाकर देख लीजिए जिसके अंदर सरकार ये कह सकती है कि ये उनकी अचीवमेंट है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में विफल है, सरकार शिक्षा देने के मामले में विफल है, सरकार हमें स्वास्थ्य देने के मामले में विफल है, सरकार सड़क बनाने में विफल है, सरकार जो बेसिक हमारी जरूरत है रोहतक के अंदर की साफ पानी हमें दे दे उस मामले में विफल है। विफल विफल विफल, ये विफलताओं की सरकार है और ये एक विफल मुख्यमंत्री है। तो ये जो राजनीति की शुरुआत है कि भाई दूसरी अपोजिशन पार्टी के दफ्तर के बाहर आके प्रदर्शन करना, ये कोई तरीका थोड़ी। और कांग्रेस और आप तो खुद राज में हो, आपको जवाब देना और आप धरना प्रदर्शन करो। अराजकता तो आप रोहतक से बाहर निकल के गोहाना चले जाओ। वो आपने देखा होगा ना, मंत्री जी के बीच में और जो नगर पालिका की चेयरमैन है, आप पानी पर, आप गोहाना से निकल के चंडीगढ़ की तरफ बढ़ो, आप रोहतक से निकल के फरीदाबाद की तरफ चलो, वहां भी आपने देखा होगा जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं। गुटबाजी की अगर बात करो ना, जितनी सिर फुटबॉल और जितनी मार कुटाई भारतीय जनता पार्टी की है ना, इतनी तो कौरवों और पांडवों में भी नहीं थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब पहली बार शपथ ली थी, जब उन्होंने एक बात कही थी कि जो प्रदेश के अराजक तत्व हैं और गुंडा तत्व हैं, या तो मुख्य धारा में आ जाएं या प्रदेश छोड़कर चले जाएं। और ये बात राकेश गर्ग नहीं कह रहा, प्रदेश के अंदर सर्वे करवा कर देख लो, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, तो जो तमाम गैंगस्टर है वो प्रदेश छोड़कर चले गए थे। नमस्कार, डिजिटल भूमि पॉडकास्ट में मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में हरियाणा कांग्रेस के जो है प्रदेश प्रवक्ता मौजूद है, राकेश गर्ग जी, जिनसे आज हम हरियाणा की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि हरियाणा की राजनीति खासतौर पर देश में वैसे तो पूरी जो है सियासत गरमा रखी है, लेकिन हरियाणा में कुछ ज़्यादा ही गर्मा गर्मी चल रही है। तो उसी को देखते हुए जो है हम राकेश गर्ग जी से चर्चा करेंगे। तो राकेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, और सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। राकेश जी, आजकल हरियाणा की राजनीति बहुत गर्म हो रखी है, चर्चा भी बहुत चल रही है। तो आज की डेट में जो राजनीति है उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं, जो माहौल है? देखिए सौरभ जी, हरियाणा की राजनीति की अगर आप बात करो ना, तो एक समय था जब कांग्रेस का राज था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बातें होती थी। पंचकुला से लेकर पलवल तक एक समान सबका पूरे के पूरे हरियाणा का एक डेवलपमेंट के काम किए जाते थे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, सड़कों का है, रेलवे नेटवर्क का है, मतलब कोई भी चीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए, तो वो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता था। जैसे मैं अपने भाषण में भी कई बार बोल देता हूँ, एक होता है ना, जैसे हुड्डा साहब है तो HOODA, तो उसका तो मैं जैसे ऐसे बोलता हूँ ना हुड्डा साहब के बारे में, तो H फॉर अर्बन, O फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हुड्डा साहब को तो मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ तो वो ये था कि भाई रूरल एंड अर्बन ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। लेकिन पिछले 12 सालों के अंदर अगर आप उठा के देखोगे तो 12 सालों के अंदर प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के नाम के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा। प्रदेश को भाई भतीजावाद में उलझा दिया, प्रदेश को जातिवाद में उलझा दिया। डेवलपमेंट की जो बेसिक हमारी ज़रूरतें हैं, हमें चाहिए शिक्षा, उसकी बात नहीं होती, हमें चाहिए स्वास्थ्य, उसकी बात नहीं होती, हमें चाहिए रोजगार, उसकी बात नहीं होती। बात किस चीज़ की होती है कि आप धर्म की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो, जो मुद्दे एक्चुअली में हमारी डेवलपमेंट से नहीं जुड़े उसके ऊपर सरकार का फोकस है। जो मुद्दे हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए उन मुद्दों की तरफ तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। तो लेकिन वहीं अगर बात करें कि अगर बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो बार बार सरकार जो है कहती है कि हमने इतने हाईवे दे दिए, एलिवेटेड ट्रैक दे दिए, एलिवेटेड रोड्स दे दिए, और उसके अलावा लगातार जो है हम शिक्षा की तरफ भी कार्य कर रहे हैं। अभी नीट, एंटी नीट जो पेपर का लगाया लीक का, वो भी पास किया गया है बिल। तो क्या करना चाहिए इस बारे में?
देखिए, अगर आप नीट की बात करोगे तो अगर नीट की बात तो अगर भाजपा सरकार मुझे लगता है अगर नहीं करेगी तो ज़्यादा बेहतर है। और वो नहीं करेगी शब्द मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस देश के यूथ ने, बच्चों ने, जनरेशन ने बता दिया कि सरकार नीट नहीं, पेपर करवाने के मामले में पिछले 12 साल के अंदर 152 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। ये सरकार पेपरों के मामले में लीकेज की सरकार है। इनको पेपर करवाने का इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इनके पास इच्छा शक्ति ही नहीं है, इनके अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है कि बगैर पेपर लीक करवाए ये सरकार पेपर करवा सके। और जो आप और डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं ना, अगर हरियाणा के अंदर आप बात करो, आप मुझे बताइए, आप यहाँ रोहतक के अंदर बैठे हुए हैं, पिछले 12 साल के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज हरियाणा में बने, कितनी हेल्थ यूनिवर्सिटीज हरियाणा के अंदर बनी, कितना कोई मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके संज्ञान में, आपके ज्ञान में तुरंत आती है और जिससे हरियाणा वासियों को कोई फायदा हुआ। कोई एक चीज आप मुझे बता दीजिए कि हरियाणा के अंदर ये प्रोजेक्ट आया और ये कामयाब हो गया। अगर मैं सिर्फ रोहतक की बात करूं तो अगर मैं होटल मैनेजमेंट से शुरू करूं और सुपुआ तक चला जाऊं तो मैं इतनी बता सकता हूं जो सिर्फ रोहतक की और पूरे हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब के कार्यकाल में किए गए थे। अच्छा, जो कांग्रेस है इस समय जनता के बीच किस सबसे बड़े मुद्दे को लेकर के एक्टिव है? देखिए, हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस एक्टिव है तो हर मुद्दे के ऊपर एक्टिव है, क्योंकि इस प्रदेश सरकार जो है नायब सैनी की सरकार, वैसे नायब सैनी जी की सरकार नहीं है। सरकार के मुखिया तो दिल्ली में बैठे हैं, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार हरियाणा में काम कर रही है। एक ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला हुआ जिसका रिमोट पीछे से कोई और चला रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं फैसले नहीं ले सकते हैं। और ये बात मैं ऐसे तथ्यों के आधार पर नहीं कह, ऐसे नहीं कह रहा हूं। अभी हांसी के अंदर जो हुआ, जो चेनत के अंदर वो जो टी लगाने का मसला था, वो कैसे किन की उपस्थिति में सुलझा है, तो पूरे प्रदेश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो आप ये देखिए कि भाजपा जो सरकार है हर मोर्चे पर विफल है। प्रदेश के अंदर व्यापारी सुरक्षित नहीं है, फिरौतियां आ रही हैं। आप रोहतक के अंदर बैठे हो, कितने यहाँ स्कूल संचालक है, व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, इवन पॉलिटिशियंस हैं। अभी हमारे महम के विधायक बलराम दांगी जी, बताओ कमाल की बात है, उनको धमकी आ रही है। कोई सुरक्षित नहीं है। ये तो मैं सिर्फ सुरक्षा का मामला उठा रहा हूं। बाकी आप एक क्षेत्र उठाकर देख लीजिए जिसके अंदर सरकार ये कह सकती है कि ये उनकी अचीवमेंट है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में विफल है, सरकार शिक्षा देने के मामले में विफल है, सरकार हमें स्वास्थ्य देने के मामले में विफल है, सरकार सड़क बनाने में विफल है, सरकार जो बेसिक हमारी जरूरत है रोहतक के अंदर की साफ पानी हमें दे दे, उस मामले में विफल है। विफल विफल विफल, ये विफलताओं की सरकार है और ये एक विफल मुख्यमंत्री है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता सड़क पे है, मैदान में, जनता के बीच में। और जनता भी इस बात को समझ रही है कि भाजपा सरकार काम नहीं करती, सिर्फ काम की बातें करती है, काम नहीं करती, एक्शन कोई नहीं इन लोगों का। राकेश जी, आपने विफलता की बात करी कि सरकारें विफल है, बावजूद उसके तीसरी बार जो है सरकार बनती है हरियाणा में। ये बड़ी दिलचस्प आपने बात कही। देखिए, सरकार बनना एक अलग बात है। 2024 के अंदर भी अगर आप उठा के देखोगे तो अगर वोट परसेंटेज आप देखो, सौरभ भाई, अगर आप वोट परसेंटेज उठा के देखो तो 0.8% की वोटों का मार्जिन हमारे और भाजपा सरकार के बीच का रह जाता है। लेकिन जब चुनाव होते हैं ना, तो देखिए चुनाव के अंदर बड़ी उस वक्त का माहौल मायने रखता है, उस वक्त क्या परिस्थितियां वो मायने रखती है। और मैं जो हमेशा कहता हूं, आज आपके चैनल में भी कह रहा हूं कि ये भाजपा जो सरकार है ये यंत्र तंत्र और षड्यंत्र की सरकार है। आप ये समझ के चलो कि अब राहुल गांधी जी ने हरियाणा के मामले के अंदर विद एविडेंसेस ये प्रूव किया कि ये वोट चोरी की सरकार है। उन्होंने तो बिल्कुल आंकड़े रखे। किसी भाजपा के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के किसी मंत्री ने, भाजपा के किसी संतरी ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर राहुल गांधी जी के आंकड़ों को झुठलाया तो बताओ। तो बैक डोर से चोरी करके सरकार बनाने का इन लोगों को हुनर आता है। और कहीं ना कहीं एक बात और भी कह देता हूं मैं, कहीं ना कहीं नहीं, निश्चित रूप से चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो भी संदेह से परे नहीं है। तो जो चुनाव जीतना एक अलग बात है और जनता के दिल जीतना एक अलग बात है। राकेश जी, लेकिन जो आपने बात करी है चुनाव आयोग का जो कार्यशैली है संदेह से परे नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी तो कहीं ना कहीं तक उनके भी अंडर थी, तो लेकिन कांग्रेस बावजूद उसके हारती और बीजेपी जीतती है। नहीं, आप किस समय की बात कर रहे हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में या फिर देश में, जो आपका चुनाव आयोग है तब कांग्रेस के अंडर। मैं आपको और करेक्ट करता हूं। हाँ। ये जो ईवीएम है, आज भाजपा ये छाती पीट पीट के रोते हैं कि कांग्रेस वाले ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। जिस स्टेट में जीत जाते हैं तो कहते हैं जी वहां तो ईवीएम सही है, जहां हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है। सबसे पहले ईवीएम में गड़बड़ की आवाज किसने उठाई थी? सबसे पहले इस देश के अंदर ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले भाजपा ही थे। और इन्हीं के बहुत बड़े नेता अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी जी थे जिन्होंने सबसे पहले ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए थे।
ईवीएम की आप सौरभ जी एक बात देखिए, इनकी जो विदेशों के अंदर, यूरोप के अंदर जहां से ये प्रणाली आई थी, वहां तो दोबारा बैलेट के ऊपर जा रहेंगे, और यहां हमारे देश के अंदर ईवीएम। आप अमेरिका, अब चांद के ऊपर जो हमारे यान जा रहे हैं वो तो धरती से कंट्रोल हो सकते हैं, क्या ईवीएम कंट्रोल नहीं हो सकती? इतनी हजारों लाखों किलोमीटर जिन यानों को धरती पर बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है, तो महज एक मशीन है। और अगर हमारे डाउट है, अगर कोई ऐसी चुनाव आयोग को, हमारे एक देश की इतनी बड़ी पार्टी को अगर कोई डाउट है, तो उन डाउट को क्लियर करना चाहिए, उन डाउट्स को ठुकराना नहीं चाहिए। तो ये सवाल भी सबसे पहले ईपीएम के ऊपर खड़ी करने वाली भाजपा ही थी। लेकिन एक सवाल बार बार जहन में आता है, आपने बोला कि राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के आरोप लगाए और बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने पीसी करी थी उस टाइम पे, मुझे ध्यान है। लेकिन कुछ दिन बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में डल जाता है। बार बार उन चीज़ों को कांग्रेस क्यों नहीं उठाती? ठंडा क्यों पड़ जाता मामला? बिल्कुल, बहुत उचित सवाल किया आपने सौरभ जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने विद एविडेंसेस एक बात को राहुल गांधी जी ने देश के सामने साबित कर दिया कि ये हरियाणा के अंदर वोट चोरी करके बनी हुई सरकार है। किसी ने उन आरोपों को नकारा नहीं है, किसी ने उन आरोपों को चुनौती नहीं दी है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात मैं आपको बताता हूं। जो आपने सवाल किया, यानी कि इस बात को आम आदमी को समझना चाहिए, या जो चैनल्स हैं, जो मैं इस असली बात पर आ रहा हूं, जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि एक बात अगर एलओपी नेता प्रतिपक्ष विद एविडेंसेस प्रूफ कर रहा है तो उस बात को जनता के बीच में लेके जाए। हम तो लेके जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसको मैं अगर सही शब्दों में कहूं गोदी मीडिया, ये तो धन्यवाद है आप जैसे लोगों का जो सोशल मीडिया के माध्यम से सच जनता तक पहुंचा रहे हैं। आप यकीन कीजिए सौरभ जी, अगर आप जैसे पत्रकार ना हो और आप जैसे चैनल ना हो तो इस देश की जनता के सामने सच कभी आ ही नहीं सकता। जंतर मंतर पे बच्चों ने प्रदर्शन किया, अगर इन इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम इनके भरोसे रह जाते तो उन बच्चों की आवाज विदेशों और देश तक तो छोड़ो, मैं कहता हूं संसद तक भी नहीं पहुंच पाती। थैंक्स टू यू पीपल, जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से सच की आवाज को जिंदा रखे बैठे और हमारी आवाज आम आदमी तक पहुंचाते रहते हो। लेकिन मेरा एक सवाल उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट रह गया कि कहीं ना कहीं विपक्ष सक्रिय रोल नहीं खेल रहा है। आप ये देखिए, विपक्ष, मैं राहुल गांधी जी से लेके और हरियाणा तक की मैं एक बात आपको बता देता हूं कि जब ये मुद्दा चल रहा था नीट को लेकर के, बच्चे वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, राहुल गांधी जी, हिंदुस्तान के आजाद इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा जब नेता प्रतिपक्ष अपनी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट को लेकर प्रधानमंत्री के आवास के पास धरने पर बैठ गया। पूरे देश के अंदर धमाका हो गया, पूरी सरकार हिलकर रह गई। और देखो वो तस्वीरें, वो वीडियोस आपने भी देखी होंगी, राहुल गांधी की नाक से बहता हुआ खून और किस प्रकार उनको उठाकर लेके गए। ये तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। हम रोहतक में बैठे हैं, रोहतक के अंदर पिछले शनिवार को, ये तो ठीक है दिन के अंदर उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया, लेकिन हमारा तो धरना प्रस्तावित था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारा धरना प्रस्तावित था, हमारे तमाम एमएलए वहां मौजूद थे, और वो जो भीड़ थी इसी मुद्दे को लेकर, वो भीड़ जी थी, वो सबने देखी। कोई भी मुद्दा सौरभ जी होता है, कांग्रेस के नेता हर मुद्दे के ऊपर अपनी बात मुखरता से रखते हैं, विधानसभा के अंदर भी रखते हैं, लोकसभा के अंदर भी रखते हैं, और जब आवश्यकता लगती है तो सड़कों पर भी उस बात को लेकर धरना प्रदर्शन भी करते हैं और इस बहरी और गूंगी सरकार को जगाने का काम भी करते हैं। अच्छा, आपने भी जिक्र किया कि राहुल गांधी जी ने पीएम आवास के बाद धरना दिया था, तो ये क्या लोकतंत्र में विरोध का सही तरीका था आपको क्या लगता है? जब संसद के अंदर आवाज दबाई जाएगी, जब संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाएगा, विधानसभाओं में बोलने नहीं दिया जाएगा, तो एक नेता के पास, नेता प्रतिपक्ष के पास और जगह क्या बचती है कि वो पब्लिक के बीच में जाए, आम आदमी के बीच में जाए। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री की आवाज से बेहतर शानदार जगह और कहां हो सकती थी जहां राहुल गांधी ने बैठकर धरना दिया, और ऐसा धरना दिया और इस प्रकार की वो फोटोज और वीडियोज आई, पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखी। तो जब पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी के नेता सड़कों पर भी उतरेंगे और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन का माध्यम भी चुनेंगे। लेकिन पीएम की सिक्योरिटी ब्रीच का भी मामला हो सकता है। नहीं, ये कोई बात नहीं है। पीएम की सिक्योरिटी, पीएम अपने घर के अंदर थे, पीएम अपने घर में थे, पीएम की सिक्योरिटी में से कहां ब्रीच हो रही थी? वहां मिलिट्री थी, पूरा प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था। और राहुल गांधी को क्या समझते हो आप? राहुल गांधी जी एलओपी है, उनको नहीं पता। राहुल गांधी जी वो शख्स है इस देश के जिन्होंने अपनी दादी को खोया है, जिन्होंने अपने पिताजी को खोया, उनको नहीं पता सिक्योरिटी का।
अरे उनसे ज्यादा तो किसी को भी नहीं पता हो सकता जिन्होंने इस दर्द को, इस घाव को, इस जख्म को अपनी छाती पर सहा हुआ है। वो प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। हिंसा किसने की? इससे पहले बच्चों का जो प्रदर्शन था वो भी शांतिपूर्वक था। पूरे देश ने देखा कि उनके पर लाठीचार्ज किसने की, पैलेट गन किसने चलाई, वो बुलेट के निशान उन बच्चों के एक की आंख फूट गई, वो चेहरे के ऊपर और पूरी बॉडी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो पीएम की सिक्योरिटी ब्रीच करने का कोई ना किसी का इरादा था, ना वहां ऐसा कोई माहौल था। और राहुल गांधी जी से बेहतर शायद ही कोई इस बात को समझ सकता हो। अच्छा, बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो राहुल गांधी है वो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध के नाम पे अराजकता फैला रहे थे। और क्या करेगी भाजपा? जब एक आदमी जिसको कि ये राहुल गांधी जी को पता नहीं कितने उपनामों से बुलाते थे, और आज राहुल गांधी जी की पूरे देश में ये क्रेडिटिबिलिटी है कि एक राहुल गांधी जी को बयान दे दें तो पूरी की पूरी भाजपा का तंत्र और मंत्र उसका जवाब देने में लग जाता है। पहले हजारों करोड़ रुपए खर्च करके एक नैरेटिव सेट किया गया राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के अंदर, और जब उस नैरेटिव की धज्जियां राहुल गांधी ने उड़ा दी तो दूसरा नैरेटिव को सेट करने में लग जाते हैं। तो ये तो इन लोगों का एक प्रचार तंत्र है। एक्चुअली में इस बात में कोई दम नहीं है, ये इनका प्रचार तंत्र है। और जनता के सामने ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं सौरभ जी। अब जनता इनकी सच्चाई समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ नैरेटिव के चक्कर में रहते हैं और बाकी इनको करना धरना और कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आपके पर्सनल थॉट की बात करें तो इस तरीके से विरोध करने से जनता के मुद्दे वहां तक पहुंचते हैं जहां तक पहुंचने चाहिए, या फिर सिर्फ राजनीतिक टकराव बढ़ता है? नहीं, मैं आपको क्या ना, शेर आपने सुना होगा ना, जल गई है पीड़ पत्थर सी बस अब पिघलनी चाहिए, मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में ही सही हो, कहीं भी आग आग जलनी चाहिए। वो हंगामा करना मकसद नहीं, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। तो हंगामा करना मकसद नहीं है हमारा, लेकिन देश की सर्वोच्च पंचायत के अंदर, संसद के अंदर जब आपको बोलने नहीं दिया जाएगा तो फिर मैं उसी बात पे आऊंगा सौरभ जी। तो एक नेता प्रतिपक्ष के पास, अपोजिशन के पास, हमारे नेताओं के पास जगह कौन सी बचती है? जनता के बीच में तो आके बोलेंगे, सड़कों पे ही तो बोलेंगे, वहीं से तो आवाज जनता के बीच में जाएगी। और वहीं से ये आवाज गई है, छात्रों की भी गई है, नेता प्रतिपक्ष की भी गई है, कांग्रेस पार्टी की भी गई है। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन करवा दिया। इतनी देर लगी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब लगभग 30 दिन प्रोटेस्ट चला। देखिए, ये सरकार की असंवेदनशीलता है, ये सरकार की मैं कहूँगा कि भाई निर्ममता है। जब ये एक नीट का पेपर आप नहीं करवा सकते, नीट का क्या कोई भी पेपर आप बिल्कुल क्लैरिटी से और सफाई से नहीं करवा सकते। मैं कई बार बोलता हूं कि शिक्षा व्यवस्था की बात की जाती है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था में ना सौरभ जी दो ही कमी है, एक शिक्षा की कमी है और दूसरी व्यवस्था की कमी है। और भाजपा सरकार इन दोनों चीजों को पिछले 12 साल में मेंटेन नहीं कर पाई है। भाजपा सरकार इन चीजों को मेंटेन नहीं कर पाई। जी। अच्छा, आपने भी जिक्र किया कि पिछले शनिवार को जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था, दीपेंद्र हुड्डा जी भी थे। उस समय पे आपने अगर ध्यान दिया हो तो भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गए थे। नहीं, ये शनिवार को नहीं, इस शनिवार जो लास्ट हुआ था, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ था, उस दिन शाम की बात है। नहीं, उस दिन आमने सामने नहीं हुए। जिस दिन उसी दिन की बात है जब उधर से पहले भाजपाइयों ने हमारे कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन किया था। उससे 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले उस वक्त आमने सामने, तो मैं खुद भी था वहां। तो क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? स्वस्थ लोकतंत्र की बातें तो ना भाजपा के राज के अंदर करना और सोचना और समझना भूल ही जाओ। एक समय सौरभ जी वो होता था इस देश की राजनीति के अंदर नैतिकता की, ईमानदारी की, शुचिता की, आदर्शों की और मोरल्स की बातें की जाती थी। मतलब जवाबदेही तय होती थी, जिम्मेदारियां तय होती थी, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी जिम्मेदार पद पे बैठा आदमी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं पाता था। आज क्या हालात है? राजनाथ सिंह का बयान आपने भी सुना होगा, भाई ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, यानी कि कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। इससे पहले, और ये सवाल का जवाब मुझे तो लगता है कि आपको उन भाजपाइयों से पूछना चाहिए जो कि कांग्रेस भवन के बाहर पहुंच गए थे। कांग्रेस भवन के बाहर पहुंच गए थे, ऐसी क्या आवश्यकता आ गई थी? अरे भाई, सरकार के अंदर तुम हो, जवाबदेही तुम्हारी है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम मांग रहे हैं, राहुल गांधी जी ने वहां प्रदर्शन कर दिया तो बदले की राजनीति कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर कांग्रेस भवन को जाके घेर लो, घेर लिया, घेरने का परिणाम देख लिया। 150 आदमी होंगे उनके,
कांग्रेस भवन के अंदर उस दिन हमारे तमाम नेता अलग अलग बैठकों में बिजी थे, 15 लोग होंगे, लेकिन 15 लोग 150 लोगों के ऊपर भारी थे, बोल नहीं पाए थे। अकेला राकेश गर्ग भी वहां खड़ा हुआ था और वो नारे भी हुए थे जब मैंने कहा था, मेरी वो वीडियो भी वायरल हुई थी। 15 लोग 150 लोग वे वहां टिक नहीं पाए जी, थोड़ी देर बोले और अपने उठा के अपना सामान और चले गए। तो ये जो राजनीति की शुरुआत है कि भाई दूसरी अपोजिशन पार्टी के दफ्तर के बाहर आके प्रदर्शन करना, ये कोई तरीका थोड़ी। और कांग्रेस और आप तो खुद राज में हो, आपको जवाब देना, और आप धरना प्रदर्शन करो, अराजकता तो आप फैला रहे हो। मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि बीजेपी पक्ष में है फिलहाल, राज कर रही है, और बावजूद उसके आप राहुल गांधी के जो पीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था उसके खिलाफ आप रोहतक में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस चीज को? नहीं, सबसे पहले भाजपा ने जब राहुल गांधी जी ने बाहर प्रदर्शन किया तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक नेशनल कॉल की कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन के दफ्तर है उनके बाहर प्रदर्शन करेंगे। पहले भाजपा ने किया। जब भाजपा ने किया उसके बाद हमने तो जब ये देखा कि रिजाइन करेंगे नहीं, बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया जाएगा, देश का जो जनरेशन है वो सड़कों पे उतरती आ जा रही है, कल को कोई अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए हमने प्रोटेस्ट का निर्णय लिया। और कोई भी पार्टी, कोई भी अपोजिशन की पार्टी है सौरभ जी, उसके पास सिर्फ अंत में एक ही तरीका बचता। हमारी कलम में ताकत नहीं है, हमारे पास अपने प्रदर्शन की और अपनी जनता की ताकत है, और अपने प्रदर्शन के दम पर और अपनी जनता के दम पर हमने सरकार को झुका दिया। एनटीए के अधिकारियों का भी इस्तीफा हुआ और धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा हुआ। और आपके चैनल पर एक बात और भी मैं कह रहा हूं कि इस खेल के जो जिम्मेदार अभी बाकी हैं, बचेंगे वो भी नहीं, इस्तीफा उनका भी होगा। अच्छा राकेश जी, क्या अब आपको नहीं लगता कि जो हरियाणा की राजनीति है वो मुद्दों से ज्यादा प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप की तरफ चल पड़ी है? आप राकेश गर्ग की बात सुनो, आप हमारे विधायक बीबी बत्रा जी की सुनो, आप हमारे रोहतक के सांसद आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी की सुनो, या नेता प्रतिपक्ष जो हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी, या कांग्रेस के और तमाम बड़े नेता, आप इनसे कभी भी बात करना, ये आपको मुद्दों पे बात करते मिलेंगे। या आपसे बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, या स्वास्थ्य की बात करेंगे, या आपके रोजगार की बात करेंगे, या आपके सुरक्षा की बात करेंगे, या आपकी जो बेसिक जरूरतें एक आम इंसान की सरकार से जरूरतों की रिक्वायरमेंट होती है, ये उसकी बात करेंगे। हम कहते हैं हमें शिक्षा चाहिए, वो कहते हैं कि भाई नहीं, वो अलग ही बात छेड़ देंगे। हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान, कभी कुछ और छेड़ देंगे। मतलब मुद्दों की बात कांग्रेस पार्टी करती है, हमारे नेता करते हैं, और सरकार जिन लोगों जिनकी जिम्मेवारी है कि वो मुद्दों को हल करें, वो इन जरूरत और मूलभूत समस्याओं का समाधान करें और हमारी आजीविका को ठीक बनाएं, वो इन मुद्दों से भागते हैं, एक अलग ही राग अलाप देंगे, पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, हर बात में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। अरे भाई 14 साल हो गए हैं, ये तुम्हारी सरकार है, 2014 ऑनवर्ड्स 12 साल में तुम्हारी सरकार हो गई है, और उसके बावजूद भी भारत पाकिस्तान में उलझे पड़े। अरे भाई, हमें जो चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, उस पर ये बात ही नहीं करते। अच्छा, सरकार बार बार कहती है कि अपने बहुत काम किया है, तो नायब सैनी जी की जो कार्यकाल के टाइम जो भी विकास कार्य हुए हैं, उन्हें आप किस नजरिए से देखते हैं? पहले तो है ना सौरभ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कार्य क्या हुए, कार्य आप मुझे बताओ। देखो, अगर मैं बताने लगूंगा, मेरे से आप पूछोगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया, मैं गिनना शुरू कर दूंगा, मैं पंचकुला से शुरू करूंगा और पलवल तक गिनाता चला जाऊंगा। मैं या अगर रोहतक की शुरू करूंगा तो मैं खरखोदा से भी शुरू करूंगा, तो मैं झज्जर तक चला जाऊंगा। अगर मैं रोहतक शहर के अंदर की भी बात करूंगा तो आप ये समझ को मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा। मेरे पास बताने के लिए मेटेरियल काम किया। बताओ, आपके नजरिए में आपने देखा होगा काम किया है, नहीं किया है, सत्यानाश कर दिया हरियाणा का। बताओ क्या कर दिया सैनी साहब ने, बताओ क्या कर दिया भाजपा सरकार ने। सिर्फ हरियाणा का सत्यानाश करने के अलावा ये बताओ कि हमने ये काम कर दिया, कोई हमारे को हरियाणा के अंदर नया आईआईएम मिला क्या, आईएमटी मिला क्या, एम्स मिला क्या, कोई हेल्थ यूनिवर्सिटी मिली क्या, कोई ऐसी चीज बताओ जो हमारे को हरियाणा के अंदर मिली, कोई मेडिकल कॉलेज। सबसे बड़ी जरूरत है इस देश के अंदर दो, शिक्षा और स्वास्थ्य। इस देश के अंदर देखिए, अगर कोई सुधार होगा, डेवलपमेंट होगी, तो सबसे पहले दो प्राथमिक चीजें हैं, या तो शिक्षा या स्वास्थ्य। आप मुझे बताओ, शिक्षा के लिए पूरे हरियाणा के अंदर पिछले 12 साल के अंदर कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो तो? और स्वास्थ्य की अगर बात करो तो बताओ, इन्होंने हरियाणा के अंदर कोई एम्स बना दिया हो तो? एक दीपेंद्र हुड्डा जी का प्रोजेक्ट था बाढ़ एम्स का, उसके अंदर में उसका भी मतलब ये क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी उसको शुरू करवाया था, उनके समय के अंदर वो बना था। 9 सुपर स्पेशलिटी वहां शुरू होनी थी, आज तक सिर्फ एक शुरू कर पाए। तो इन लोगों ने किया क्या है?
आदमी काम, सौरभ जी, अगर करेगा तो उसी का तो बखान करेगा ना। हुड्डा साहब ने काम किए हुए, हम उनके काम बताते हैं। इन लोगों ने सत्यानाश किया, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी हाल ही में जो है सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी सुलभ गुगुनानी को जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो घोषित किया था। तो उसको लेके तरह तरह की बातें जो है कुछ नेता भी बोल रहे हैं, पब्लिक के मन में काफ़ी संशय है। तो क्या इस आप कह सकते हैं कि इस एक्शन को या इस जो भी डिसीजन था उसको आप सही मानते हैं? मैंने दो दो बातें कहते, एक तो है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और दूसरा भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये कोई नई परिपाटी नहीं है। इससे पहले आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने अपना वहाँ सांसद प्रतिनिधि बनाया, सन्नी देओल जी थे, उन्होंने भी अपना सांसद प्रतिनिधि बनाया, इवन मोदी जी उन्होंने भी अपना सांसद प्रतिनिधि बना रखा है। सांसद प्रतिनिधि कोई ऐसी परंपरा नहीं है जिसका कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने कोई पहली बार शुरुआत करी। ये परंपरा पहले से ही एग्जिस्ट करती है। अब ये जिम्मेवारी हमारे छोटे भाई सुलभ गुगनानी जी को दी गई हैगी। शहर के प्रतिष्ठित चेहरे हैं, समाज सेवी हैं, पिताजी बहुत लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैंगे, सारा जीवन इस परिवार ने कांग्रेस को अपना समर्पित कर दिया, और अब उनको ये एक जिम्मेदारी दी गई। और इस जिम्मेदारी का समझिए क्या काम है। बीइंग एज ए मेंबर, सांसद प्रतिनिधि, उनका अब दीपेंद्र जी कहीं आए, किसी धर्मशाला में आए, किसी कार्यक्रम में आए और कोई घोषणा करके चले गए, अब इस बात का फॉलोअप कौन करेगा? एडीसी के पास तो यही काम नहीं है, डीसी के पास तो यही काम नहीं है। तो जो दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक के अंदर अपनी लोकसभा में घोषणा करके गए, उन घोषणाओं को समय के ऊपर पूरा करवाना ये सांसद प्रतिनिधि का काम है। इसमें किसी को एतराज ही नहीं होना चाहिए। अगर आज मॉनसून सत्र लोकसभा का चल रहा है, दीपेंद्र हुड्डा जी वहां बिजी हैं, और अचानक किसी फंक्शन में, किसी कार्यक्रम में, किसी व्यक्ति को, किसी कार्यकर्ता को, किसी शहरवासी को, उनकी लोकसभा के किसी व्यक्ति को ये लगता है कि यहाँ आदरणीय सांसद जी का होना चाहिए था, लोकसभा छोड़ के तो नहीं आ सकते। अगर वहां उनका रिप्रेजेंटेटिव पहुंच जाता है तो उनको भी मान सम्मान महसूस होगा। तो ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है जो दीपेंद्र हुड्डा ने शुरू की है, ये पहले से एक एग्जिस्टिंग परंपरा है। और मुझे लगता है इस पे सवाल उठाना छोटी मानसिकता का प्रतीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा राकेश जी, आप काफ़ी समय से राजनीति में एक्टिव हैं, काफ़ी समय से आप विधायक बत्रा साहब के साथ भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं। तो अभी आपकी अगर निजी जिंदगी की बात करूं तो आपका क्या विचार है इलेक्शन लड़ने के बारे में भविष्य में? नहीं, जैसे ना हुड्डा साहब के हम देखो उनके कार्यकर्ता हैं और उनके साथ बैठते हैं, उनको देखते हैं, तो कई बार जैसे कोई पत्रकार उनसे सवाल करता है ना सौरभ जी, तो ऐसा सवाल जिसका जवाब मतलब वो होता है, तो हुड्डा साहब एक ही बात करते हैं, भाई मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के जवाब नहीं देता। तो ये कुछ वैसा ही है। आदरणीय बत्रा जी यहाँ से विधायक हैं, और बहुत ही, मैं कहता हूँ कि वो तो सर्वश्रेष्ठ विधायक रहे हैं वो तो चलो उनको एक ऑफिशियली विधानसभा के अंदर पुरस्कार मिला था, लेकिन अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो इससे में कोई दो राय नहीं है कि आज भी मैं अगर सत्ता पक्ष के विधायकों को सबको इकट्ठे भी कर दो तो बीबी बत्रा जी आज भी सर्वश्रेष्ठ विधायक ही हैं। हाँ, ये एक बात है कि राजनीति करते हैं, और राजनीति के अंदर कब कहाँ क्या होगा ये आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम बत्रा जी के लिए काम कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और निरंतर करते रहेंगे। ना किसी पद का लालच है और ना किसी और चीज का मोह, निर्भीकता से अपनी बात कहते रहेंगे और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। फिर भी फेवरेट विधानसभा आपकी? नहीं, फेवरेट विधानसभा नहीं होती है। फेवरेट नहीं, अगर मान लो पार्टी टिकट देने का सोचती है, आप उलझाओ मत, फेवरेट विधानसभा नहीं होती है। देखो ये ना समय और परिस्थितियां तय करेंगी। समय और परिस्थितियां, अभी बहुत समय पड़ा हुआ हैगा। और आप ये देखो, हमारे भाई हैं, मेरा छोटा भाई होगा या थोड़ा सा बड़ा भाई भी हो सकता है, इंदुराज नरवाल जी बड़ौदा से हमारे विधायक हैं। तो आप जब उपचुनाव थे, हुड्डा साहब ने आशीर्वाद दिया और अपने कार्यकर्ता को टिकट दी, आज इंदुराज नरवाल जी विधायक है। मेरे भाई हैं, महम से विधायक है, बलराम दांगी जी पहली बार टिकट दी और विधायक बन गए। पिताजी बहुत बड़े नेता हैं, आनंद सिंह दांगी साहब बहुत बड़े नेता हैं। तो यहाँ राजनीति के अंदर ये परिस्थितियों पे, भाग्य पे, बड़ी चीज़ों पे निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक राकेश गर्ग का सवाल है, हम अपने नेताओं के प्रति कमिटेड हैं, अपनी पार्टी के प्रति कमिटेड है, निर्भीकता से, निष्पक्षता से और बड़ी ताकत से अपनी बात को रखते आए हैं और रखते रहेंगे। भविष्य में क्या होगा, हाँ ये तय, सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये तय। अच्छा, पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं हरियाणा में मुंह की खानी पड़ी। तो क्या आपको लगता है कि क्या लगता है कि इस बार
टिकट बांटने की प्रक्रिया में क्या मानकों में चेंज होना चाहिए या कुछ होंगे चेंज? देखिए, ऐसा लगता है मुझे कि ना, एक तो सही बात मैं बताऊं सौरभ जी आपको, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ली। जो घटित हो चुका है वो तो अब बदला नहीं जा सकता। हाँ, घटनाओं से सबक लिया जा सकता है। और हमारी पार्टी ने अब निश्चित रूप से बड़ा इसमें चिंतन किया, मंथन किया। और भाजपा के बारे में जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये तंत्र यंत्र षड्यंत्र की सरकार है। और ये लोग इस तरीके के षड्यंत्र, जैसे राहुल गांधी जी ने भी वोट चोरी के माध्यम से साबित भी कर दिया, वोटिंग परसेंटेज भी कोई लंबा चौड़ा मार्जिन नहीं था। तो जो घटित हो चुका वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज धरातल के ऊपर, जमीन के ऊपर बहुत मजबूत है। तमाम पार्टी के नेता एकजुट होकर भाजपा की पोल खोल रहे हैं। भाजपा बिल्कुल पूरे प्रदेश के अंदर, इनके नेता पूरे प्रदेश के अंदर मैं कहता हूं अलोकप्रिय हो चुके हैं। और समय की इंतजार है। डेमोक्रेसी का तगाजा है, 2029 में विधानसभा चुनाव होंगे। इस बार इनको पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं एक बात हमेशा कांग्रेस के सामने आती है पिछले कुछ समय से, बहुत खास करके गुटबाजी है कांग्रेस में। गुटबाजी इन सेंस के भी कई बार तो माइक को लेकर के भी स्टेज पे लड़ते हुए देखा है नेताओं को, सीट को लेकर के भी। हालांकि वो हर पार्टी में तो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल गुटबाजी जो है बहुत ज़्यादा पब्लिक में, या हम बात कर सकते सरफेस पे चीज़ चल रही है कि कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है। मैं सौरभ जी आपको एक सच्चाई बताता हूँ। अपन रोहतक की बात करें, आपको भी पता है। आप देखो, एक जर्नलिस्ट जो होता है ना, उसको पॉलिटिशियंस का सबका पता होता है। गुटबाजी जो है ना, आप रोहतक से शुरू करो। क्या भाजपा के अंदर जो रोहतक के अंदर गुटबाजी है, आप यकीन करो, मैं कहता हूं पूरे प्रदेश में नहीं होगी। आप रोहतक से बाहर निकल के गोहाना चले जाओ, वो आपने देखा होगा ना, मंत्री जी के बीच में और जो नगर पालिका की चेयरमैन है। आप पानी पर, आप गोहाना से निकल के चंडीगढ़ की तरफ बढ़ो, आप रोहतक से निकल के फरीदाबाद की तरफ चलो, वहां भी आपने देखा होगा जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं। गुटबाजी की अगर बात करो ना, जितनी सिर फुटबॉल और जितनी मार कुटाई भारतीय जनता पार्टी की है ना, इतनी तो कौरवों और पांडवों में भी नहीं थी। लेकिन मीडिया को क्या है, वो कांग्रेस की गुटबाजी दिखती है। जबकि कांग्रेस के अंदर क्या गुटबाजी, आप बताओ। कोई हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के सबसे बड़े नेता, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उनके नाम से 37 विधायक चुनकर आए, इसमें भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और बाकी हमारे जो तमाम नेता हैं अपने अपने स्तर के ऊपर प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और भाजपा की गुटबाजी तो मुझे लगता है कि भाई प्रदेश स्तर से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके और अब तो शायद गलियों तक पहुंच गई है। ये तो अगर सत्ता में नहीं हो तो सौरभ भाई आप यकीन करो, ये एक दूसरे का सर फोड़ दें, इतनी गुटबाजी है भाजपा के अंदर तो। अच्छा, आने वाले इलेक्शंस में हरियाणा सीएम के चेहरे को लेकर के आपके क्या सुझाव है, क्या लगता है? देखिए, ये मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली। अभी इन बातों पे इनका कोई भी बात करना, कोई भी जवाब देना, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आप इन चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों की प्रेडिक्शन भी नहीं हो सकती है। और अभी चुनाव में बहुत समय है। जब चुनाव आएगा, हाँ ये तय, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और एकजुटता के साथ चुनाव लड़के भाजपा को हराएंगे। और प्रदेश के अंदर जो पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय के अंदर खुशहाल प्रदेश था, पर कैपिटा में नंबर 1 था, इनकम में नंबर 1 था, मतलब मैं कह सकता हूं कि वो जो दौर था, उस दौर को दोबारा शुरू करेंगे। मतलब जो इन्होंने पिछले 12 साल में, वो 2 साल इनके और बचे हुए हैं, वो जो इस बीच का जो इनका कालखंड है, जो इन्होंने हरियाणा को बिल्कुल एकदम गर्क में डाल दिया, इस प्रदेश को दोबारा वहां से उभारने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। अच्छा, आपने एक बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस की जब सरकार थी हरियाणा में, तो भाई यहाँ पे रंगदारी नहीं मांगी जाती थी, क्राइम कम था। मतलब आपने कहा था कि इनके टाइम पे इतनी मांगदारी, इट मीन्स कि उस टाइम पे नहीं था। पर हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें एक राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे थे जिनका ये कहना था कि हुड्डा साहब के टाइम पे सभी इन जो ये रंगदारी मांगते हैं, जो भी ये गुंडे हैं या गैंगस्टर्स हैं, उनको प्रॉपर्टी के बिजनेस में लगा दिया गया था, तो उन्हें पैसे की जरूरत ही नहीं थी। अब किस महानुभाव ने ये शब्द कहे, उसका नाम तो आप मुझे नहीं बताओगे, लेकिन जिन्होंने भी ये शब्द कहे वो शायद इस बात को भूल गए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब पहली बार शपथ ली थी, जब उन्होंने एक बात कही थी कि जो प्रदेश के अराजक तत्व हैं और गुंडा तत्व हैं, या तो मुख्य धारा में आ जाएं या प्रदेश छोड़कर चले जाएं। और ये बात राकेश गर्ग नहीं कह रहा, प्रदेश के अंदर सर्वे करवा कर देख लो, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, तो जो तमाम गैंगस्टर है वो प्रदेश छोड़कर चले गए थे। प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी के लिए कोई स्थान नहीं था। और जो आज माहौल है, आज का जो माहौल है, जिस प्रकार की रंगदारियां मांगी जा रही है, मर्डर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मर्डर तो हो जाएगा, हो गया, यहाँ हो सकता है, मतलब उसकी तो कोई गिनती नहीं है।
रंगदारी, और रंगदारी भी सिर्फ व्यापारी, डॉक्टर, स्कूल संचालक नहीं, अब तो नेता भी आ गए। और कमाल की बात तो यह है कि उस रंगदारी के अंदर बलराज कुंडू से मांगी गई, मैम के पूर्व विधायक रहे हैं, उसके बाद अभी बताओ मैम से विधायक, अब उनको भी मांगा जा रहा है। तो जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है, ये तो कहते हैं ना, मतलब जिसको कहते हैं आतंक की पराकाष्ठा होगी। इससे ज्यादा अराजकता क्या होगी? इससे ज्यादा तो अराजकता हो ही नहीं सकती ना। जी। अच्छा, भाजपा सरकार हरियाणा में बार बार एक बात कहती है कि हमने हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत विकास किया, उसमें बदल करके रख दिया। तो बीइंग कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? भाजपा ने ना इंफ्रास्ट्रक्चर की ना सौरभ भाई स्पेलिंग गलत पढ़ ली, और स्पेलिंग गलत पढ़ी, फिर उसका उन्होंने भावार्थ भी अपने अनुसार कर लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब तो ये होना चाहिए था कि इस प्रदेश की सड़कें दुरुस्त हो जाती। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होना चाहिए था इस प्रदेश के अंदर हेल्थ यूनिवर्सिटीज बन जाती। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये था कि इस प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस बन जाते। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये था कि इस प्रदेश के अंदर पीने का साफ पानी, लोगों को रोजगार मिल जाता। इन लोगों ने क्या करा, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने हिसाब से परिभाषित कर लिया। कैसे परिभाषित कर लिया? जातिवाद का जहर घोल दो, है भाई को भाई से किस प्रकार अलग किया जा सकता है, इस प्रकार की परंपराएं शुरू कर दी। डेवलपमेंट की बात ही नहीं करनी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा है वो आम हरियाणा और हरियाणवी की परिभाषा से बिल्कुल अलग है, और यही कारण है कि हरियाणा का पिछले 12 साल के अंदर कोई विकास ही नहीं हुआ। अच्छा राकेश जी, जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए अभी, उसमें कहीं ना कहीं माहौल एक तरफा था, कांग्रेस की तरफ रुझान दिख रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन ऑल ऑफ सडन जब रिजल्ट आता तो सब कुछ पलट जाता है। तो क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, कारण एक कारण नहीं सौरभ जी कहा जा सकता, पूरा प्रदेश निश्चिंत था। मैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आम आदमी अगर आप किसी से भी मिलो, हम भी मिलते थे, हम भी वोट मांगने जाते थे, लोगों के बीच में रहते थे, आप यकीन करो कि सामने से आदमी कहता था भाई साहब ये तो आपकी सरकार आने लगी। हर आदमी की जबान पे ये था। ये विश्लेषण का विषय था कि जब हर आदमी ये कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो ऐसा क्या घटित हुआ कि कांग्रेस की सरकार नहीं आई? इसका मतलब क्या हुआ कि भाजपा ने या तो वोट चोरी करी, या फिर जो मैं बार बार कह रहा हूं, यंत्र तंत्र और षड्यंत्र। अब क्या यंत्र यूज किए, क्या तंत्र यूज किया, क्या षड्यंत्र यूज किया, ये तो भाजपा ही ज्यादा बता सकते। तो फिर और भी तरीके थे इस मुद्दे को उठाने का, कोर्ट था और भी जगह थी, तो क्यों नहीं उन चीज़ों को, दरवाजों को खटखटाया गया? कोर्ट के अंदर ना सौरभ जी, देखो मैं आपको प्रैक्टिकल हकीकत बताता हूँ इन बातों की ना। एक बार जब आपकी सरकार बन गई, आपकी सीटें आ गई है, तो आप पिछले बड़े एग्जाम्पल उठाकर देखो कि उन चीज़ों का आप कोर्ट में जाओ कि इनकी रिकाउंटिंग को लेकर चले जाओ, या किसी चुनाव को चुनौती देकर चले जाओ, वो उसका कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा, वो व्यक्ति भी है, भगवान ना करे, है जब जाकर कहीं फैसले होंगे। तो ये कोर्ट जाने वाला मसला अपनी जगह आप सही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो वोटिंग वाला जो पैटर्न है जिसके अंदर जो है, तो ये कोई बहुत जल्दी डिसीजन होने वाला मामला जो आदमी कोर्ट का रुख करे। अच्छा राकेश जी, रोहतक को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और है भी, कहीं ना कहीं बात करेंगे, लेकिन भाजपा नेताओं की बात करें तो उनका यह कहना है कि अब कोई किसी का गढ़ नहीं रह गया, जो जहाँ रहता है वही उसका गढ़ है। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं या असहमत? देखो, भाजपाइयों की बातों का तो है ना सौरभ भाई, अगर मैं सही बात बताऊं ना, अगर इनकी तो मानो तो ये तो हो सकता है कि मतलब वाशिंगटन को भी यूं कह दे कि ये हमारा गढ़ है। इन लोगों को तो छोड़ दो, ये तो इनका तो ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन रोहतक नहीं, पूरा हरियाणा, आप पूरा हरियाणा का उठाकर देखो तो हरियाणा आज भी कांग्रेस में ही है। आज भी अगर आप गली देहात कहीं किसी कूचे में चले जाओ तो आज भी लोग बात कांग्रेस की करते हैं, कांग्रेस की राज की करते हैं। और आपने चूंकि स्पेशल रोहतक का पूछा है, रोहतक ने तो बार बार प्रमाणित किया है, रोहतक तो बार बार प्रमाणित कर चुका कि ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। और भाजपा ने अपने तमाम मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं आया था शायद नहीं आया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, सारे लगा दिए थे, उसके बावजूद भी बीबी बत्रा जी जीत के बैठे। तो गढ़ एक अलग शब्द होता है, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा ही मैं कहूँगा कि आज कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। अच्छा, रोहतक की अगर अपन बात करें, क्योंकि आप भी यहीं के निवासी हैं, तो रोहतक में इस समय पे आपको सबसे बड़ी चुनौती या समस्या क्या लगती है जिसे लगातार प्रशासन या सरकार नजरअंदाज कर रही है? पीने का पानी।
मतलब मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत ही जरूरत और बहुत ही मूलभूत जरूरत की बात कर रहा हूं। आप यहाँ हम दो भाई बैठे हुए हैं, ये आपकी भी जरूरत है कि आपको पीने का साफ पानी गरीब मिले से लेकर अमीर तक, गरीब से पानी अच्छा पानी हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरत है, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमें पीने का साफ पानी दे। और बड़े अफसोस की बात है और ये शर्म की बात है कि भाजपा सरकार, बीबी बत्रा जी 10 लेटर लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री को 10 बार कह चुके हैं, और वो तो बड़े कानूनी पेचीदगियों वाले व्यक्ति हैं, वो तो बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करके उनको चेताते हैं। अपने कार्यकाल के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी भी कहते थे कि मेरा रोहतक से नाता है, इनके पास के गांव के हैं। नायब सैनी जी भी यहाँ के कह देते हैं, नाते तो निकाल देते हैं लेकिन नाते वालों को पीने का साफ पानी तक आज तक नहीं दे पाए। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? सड़कों पे तो बहुत पानी बह रहा है, सड़कों पे पानी इनकी विफलता का बह रहा है। आप समझो, सड़कों पे जो पानी नलों में होना चाहिए था, अगर वो सड़कों पे, तो वो इनकी विफलता का पानी है, क्योंकि सड़कें ठीक नहीं है, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, सफाई ठीक नहीं है। एसी में बैठ के लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन आप धरातल पे जाकर देखो तो पूरे शहर की सड़कें टूटी हुई है, पूरे शहर का सीवरेज सिस्टम खराब है, जो नाले उनके अंदर गंदगी पटी पड़ी है, उनकी सफाई नहीं होती है, पूरा शहर गंदगी का अड्डा बना रखा है इन लोगों ने। अपने एसी के अंदर बैठ के बातें ऐसे करेंगे जैसे रोहतक के अंदर रामराज आ जाएगा, और किस नरक में हम रह रहे हैं ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अच्छा, आपने एसी की बात करी तो सेम आरोप जो है भाजपाइयों की तरफ से आप लोगों पर लगता है कि सांसद हैं, जो विधायक हैं, एसी में बैठे रहते हैं, मॉनसून आता है तो निकल पड़ते हैं, नहीं तो दिखते नहीं है। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है सौरभ जी? भाजपा। भाजपा की। जिम्मेवारी किसकी है? लेकिन जिम्मेवारी किसकी है जी, अगर मेरा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, मेरा विधायक बीबी बत्रा पहले तो सरकार को चेताएगा, आवाज उठाएगा, उन तक अपनी बात पहुंचाएगा, चाहे वो लोकसभा के माध्यम से पहुंचाए, चाहे विधानसभा के माध्यम से पहुंचाए। वहां के माध्यम से नहीं पहुंची तो सड़कों के माध्यम से, आप जैसे चैनल्स के माध्यम से। ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके, अब मैं आपके सामने बैठ के बोल रहा हूं पीने का साफ पानी नहीं है? क्या ये दीपेंद्र हुड्डा के साइन से अगर साफ पानी आना है तो अगले 1 घंटे के अंदर रोहतक शहर को साफ पानी दिलवाने की जिम्मेवारी मैं यहाँ उठ के जा रहा हूँ। अगर बीबी बत्रा जी की कलम से साफ पानी आ रहा है तो मैं अगली 15 मिनट के अंदर इस बात को उठ के जा रहा हूँ। लेकिन काम किसने करना है? सरकार ने। सरकार जिम्मेवारी से बच रही है, खामखा की बातें कर रही है। क्या मंशा मानते हैं इसके पीछे? मंशा मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोहतक के साथ भेदभाव है जी। रोहतक के साथ भेदभाव है कि यहाँ से भूपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ है, बड़े यहाँ के एक एक आदमी के जन जन के मन में बसे हुए हैं, और बार बार बत्रा साहब यहाँ से जीत जाते हैं। तो मुझे लगता है कि रोहतक के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ पर रहते हैं, उनके घरों में बिस्लरी का पानी आता है सर, वो कान नलके का पानी पीते हैं, वो कान नलके का पानी पता है। और बिस्लरी का भी कह रहा हूँ मैं, तो हो सकता है सर उनके यहाँ तो वो जो मिनरल वाटर जो अलग अलग वो इलेक्ट्रोलाइट्स वाले आते हैं उनके घरों में तो वो पानी आ रहा है। उनको क्या पता कि गरीब आदमी बेचारा पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। आप मेरे सेक्टर्स में आ जाओ, पोश एरिया में रहता हूँ, सबसे ज्यादा पानी का बिल देता हूँ, हमारे सेक्टर्स में पानी की सप्लाई नहीं है, सड़कें तक टूटी पड़ी हैं। हाँ, सड़कें टूटी पड़ी है। किसी की अगर सही सीधी, अगर किसी को एक्चुअली में क्या है, अगर आपकी स्पाइन सही है, आपकी रीढ़ की हड्डी सही है और आपको कोई दिक्कत नहीं है हड्डियों की, इस शहर के अंदर आप एक चक्कर काट के चले जाओ और जाके एक्सरे करवा लेना, पता लगा कि एक L4 या L5 में यहाँ डिफरेंस आ गया। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। अच्छा, अगर जस्ट एक फिर आप कहेंगे हाइपोथेटिकल बात कर रहे हो, अगर मान लीजिए सरकार कांग्रेस की बन जाती है या जो भी है, तो सबसे पहले 3 प्रायोरिटी पहले 6 महीने के अंदर रोहतक के लिए क्या रहनी चाहिए या क्या होंगी? सबसे पहले ना जो पीने का साफ पानी, पीने का साफ पानी रोहतक के ये लोगों की आवश्यकता है। दूसरा है सफाई व्यवस्था, सफाई के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी जी का संदेश है ये कि सफाई बिल्कुल होना चाहिए। और जो तीसरी बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर, जो रोहतक शहर की लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ी हुई है, व्यापारियों को जिस प्रकार से फिरौतियाँ आ रही हैं, धमकियाँ आ रही हैं और कोई कहीं सुनवाई नहीं है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली ये प्राथमिकता है कि रोहतक शहर को भयमुक्त किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा रीइंस्टेट किया जाए, पीने का साफ पानी सबसे पहली प्राथमिकता है, और सड़कों का जैसे मैंने बताया जिस तरीके के, ये हमारी प्राथमिकता रहेंगी। अच्छा राकेश जी, आपने अभी व्यापारियों की बात करी, आप खुद केमिस्ट एसोसिएशन के भी प्रधान हैं, तो ऐसी बहुत सी फिरौतियों की धमकियां भी आई हैं जिसको लेकर के व्यापारियों ने कई बार रोष प्रदर्शन भी किया है, लेकिन बावजूद उसके मेरे ख्याल से अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो इसमें आप किसका फेलियर मांगते हैं कि सबसे पहले प्रशासन का या सरकार? 100% सरकार का फेलियर है। प्रशासन किसके अधीन काम करता है? सरकार के अधीन काम करता है। हमारी सरकार के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एसपी को खुली छूट दे दी थी कि अपराध पे लगाम लगनी चाहिए। डीजीपी को कह दिया कि अपराधी नहीं बचने चाहिए, तो अपराध खत्म हो गया था। आज ये सरकार क्या कहते हैं ना कि मतलब पंगू सी सरकार है, इनका नियंत्रण नहीं है प्रशासन के ऊपर।
अगर प्रशासन पे नियंत्रण हो और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए जाएं तो अधिकारी तो वही हैं, हमारे समय के अंदर भी तो इन चीज़ों को करते थे, लेकिन ये असक्षम है, ये सक्षम लोग नहीं है। लेकिन सेम आरोप लगते हैं कि कुछ अधिकारी कांग्रेस टाइम के लगे हुए इसलिए वो काम नहीं करते। नहीं 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 नहीं, अधिकारी कांग्रेस से और भाजपा ही नहीं होता, अधिकारी हमेशा सरकार के अधीन जान होता के है। सरकार का नाम खराब कर रहे हैं। नहीं, सरकार का नाम नहीं खराब कर रहे, सरकार ही खराब है। अधिकारी हमेशा सरकार के अधीन काम करता है, उसको कांग्रेस और भाजपा से मतलब नहीं होता। अधिकारियों की निष्ठा पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। अधिकारियों को निर्देश मिलेंगे, अधिकारी काम करेंगे। अधिकारी अपने घर से पानी ला के देगा। अगर आज आप मान लो बिजली नहीं है, फोन का 1 मिनट के लिए मान लीजिए, तो अधिकारी अपने घर से बिजली ला के देगा। अरे बिजली के कारखाने लगाओ ना। हुड्डा साहब ने अपने टाइम के अंदर हर साल एक बिजली का कारखाना लगा देते थे, फिर वो लगा देते थे। ये बता दे पिछले 12 साल के अंदर कोई बिजली का एक कारखाना लगाया हो? सरकार का काम है इन चीजों को देना। सरकार का काम है कि पहले अधिकारियों को वो चीजें प्रोवाइड करें, अधिकारियों को दे, फिर उनको निर्देश दे, वो दे देंगे आम जनता को। उनको क्या दिक्कत है? ये सरकार का फेलियर, ये अधिकारियों का फेलियर नहीं, ये प्योर सरकार का फेलियर है। और आप देखो ना, एक चीज मैं और भी ऐड कर देता हूं, रोहतक के अंदर ही अभी ये भाजपा के ही कुछ पार्षद, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता है, भाजपा के पार्षद अपने ही खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ है, अपने ही मंत्री के खिलाफ है, अपने ही मेयर के खिलाफ है, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, दफ्तरों में जान लग रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? बाकी क्या ये सही है आपकी नजर में? नहीं, दुखी होते जा रहे हैं ना। उनको एक्चुअली में उनका दर्द समझो। उनको पीटा भी जा रहा है और बोला जा रहा है कि भाई चीखना भी नहीं है। उनको चीखने पे तो हम तो चीख तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं, उन बेचारों को तो बोलना भी अलाउड नहीं है। और ये दर्द तमाम सभी पार्षदों का है, काम तो होते ही नहीं है। आप देखो ना, पूरे शहर के अंदर आप कैमरा लेके सर्वे कर लो, सफाई है नहीं, पानी है नहीं, सीवरेज है नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। अरे इन चीजों का रोना वो रोते, सुनवाई होती नहीं, तो क्या करेंगे? प्रदर्शन ही करेंगे। फेलियर किसकी है? फेलियर है ये मुख्यमंत्री की, ये फेलियर है भाजपा सरकार की। और उसकी पोल खोल रहे हैं खुद भाजपा के ही पार्षद। अच्छा, आपने पार्षद की बात करी तो एक मैं छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा। कांग्रेस के टाइम में जो पार्षद थे और अभी जो पार्षद है, दोनों की पावर में क्या फर्क है? नहीं, पावर में फर्क नहीं होता, काम करने की इच्छा शक्ति में फर्क होता है। पार्षद की पावर नहीं, काम करने की उसकी इच्छा शक्ति कितनी है, उसकी नैतिकता कितनी है और वो कितनी जिम्मेदारी से सुनवाई काम इन करता है। सेंस में पावर का मतलब ये था कि सुनवाई कितनी होती थी या कितनी हो सकती है, वो उस लेवल पे मैं बात कर। सुनवाई काम बोलता था। इस शहर के अंदर आप ये देखो, जो सबसे पहले पुल बनाए गए वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में बनाए गए। सड़कें बनाई गई, सारी सड़कें दोबारा बनाई गई थी, कोई सड़कें नहीं छोड़ी थी, सारी सड़कें बनाई गई। जो निगम के माध्यम से काम हो सकते थे, पानी की साफ पानी की व्यवस्था कॉलोनी तक की गई। तो ये काम आज भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है, सरकार के पास इन सुविधाओं को देने के लिए सुविधा नहीं है। अधिकारी बेचारा हाथ खड़े कर, ऑफ द रिकॉर्ड में तो कैमरे पे भी ये बात बोल रहा हूँ, पार्षदों से बात करो तो वो खुद कहते हैं, बोला भाई साहब अधिकारी तो हाथ खड़े कर देते हैं, बोला हम कहाँ से लेके दे, मेरे घर में साफ पानी आ रहा तो मैं तेरे घर में साफ पानी दूँ, कहाँ से ला के दे? ये सरकार को करना चाहिए। सरकार अपनी नाकामी अफसरों के ऊपर नहीं डाल सकती। अच्छा, अभी हमारा एक सेक्शन रहता है रैपिड फायर का, जिसमें मैं आपको कुछ नाम या कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको एक शब्द या एक लाइन में उसको सिर्फ डिस्क्राइब करना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचना। ऐसा सवाल ना करो। नहीं, सिर्फ नाम हो सकते हैं। जैसे अभी पहला नाम है हमारा नायब सिंह सैनी। मैं एक सेकंड मैं आपकी बात कर लेता हूँ, लेकिन आपकी बात पे थोड़ा सा लाइट नोट पे याद आ गया। अब ये ऐसा सवाल हो जाएगा, बोला क्या आपकी बीवी आपको भी पीटती है? अब आदमी ना हाँ कह सकता ना कह सकता। बिल्कुल। तो आपने एक शब्द में एक लाइन में जवाब देना है। नायब सिंह सैनी। डमी मुख्यमंत्री। नरेंद्र मोदी। नो कमेंट। राहुल गांधी। जोश, और जिसको कहते हैं ना कि देश की आवाज, जनता की आवाज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। महानायक। हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या। भाजपा सरकार। और भाजपा की सबसे बड़ी ताकत। धर्म जाति। कांग्रेस की कमजोरी। धर्मनिरपेक्षता कमजोरी नहीं, ये ताकत है। लेकिन आज के दौर के अंदर कांग्रेस की जो धर्मनिरपेक्षता और जो समानता की बात है, ये आज कमजोरी की तरह ली जा रही है। 2029 का लक्ष्य कांग्रेस की सरकार। अच्छा, अगर इस समय सीएम सैनी ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सैनी साहब से ये एक निवेदन करूंगा, और ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का निवेदन नहीं है सैनी साहब, ये निवेदन एक आम हरियाणवी का है। मुझे नहीं पता कि आप किसी की छत्र छाया में हैं अथवा नहीं है, लेकिन इस प्रदेश को बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने कार्यकाल के अंदर इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया था बगैर किसी भेदभाव के। आज आप
प्रभु की कृपा से या भाजपा सरकार की कृपा से या नरेंद्र मोदी की कृपा से एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जब आप प्रदेश का विकास कर सकते हैं। तो पलवल से लेकर पंचकुला तक मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि हमारी ज़रूरतें शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, रोजगार की है, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की है। आप बेहतर से बेहतरीन जो हमें दे सकते हैं, मेरा तो निवेदन यही रहेगा कि आप प्रदेश के लिए अभी तक तो कुछ नहीं कर पाए हैं, अभी आपका कार्यकाल बचा है। अगर संभव है तो जो आपकी मूल जो बातें उनसे बाहर निकलिए और जो हरियाणवी की ज़रूरत है उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, और अगर राहुल गांधी ये देख रहे हो तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वी लव यू राहुल गांधी जी। निसंदेह आप 150 करोड़ भारतीयों की आवाज़ बनकर आज इस भाजपा सरकार का मुकाबला कर रहे हैं। इस दौर के अंदर जब हर व्यक्ति अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा हो, हर आदमी भयभीत हो, उस दौर के अंदर शासन के सामने छाती ठोक कर खड़ा होना, एक्चुअली के अंदर मोदी जी बेशक 56 इंची कहते हो, लेकिन राहुल गांधी जी आप 112 इंची के आदमी हो। आप बिल्कुल भयभीत नहीं होते और जिस जोश के साथ आपने नरेंद्र मोदी जी को ललकारा है, पूरा देश आपको सलाम भेज रहा है। अच्छा, अंतिम में हरियाणा की जनता, प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? हरियाणा ना भाईचारे का प्रदेश है और मिलकर रहना, 36 बिरादरियों का मिलकर रहना, आपस में सबका मिलकर रहना, ये हरियाणा की परंपरा है। हरि का हरियाणा है। किसी राजनीतिक भेदभाव में ना आए हम आपस में, किसी भी नेता की बात में ना आए, एक दूसरे से भाईचारा बनाकर रखें, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखें, एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाकर रखें। सरकारें आएंगी, सरकारें चली जाएंगी, नेता आएंगे, नेता चले जाएंगे, लेकिन हमारा आपस का भाईचारा, हमारे आपस का प्यार जो प्रदेश की पहचान है। मेरा तो पूरे हरियाणा से, हरियाणा वासियों से ये निवेदन है कि हम सब प्यार से और मिलकर रहें। इसी में प्रदेश का विकास है और इसी में हमारा विकास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा करें। साथ ही जनता को भी आपने जो अपना संदेश दिया, आशा करते हैं उनको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को। तो मैं सौरभ शर्मा अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आशा करते हैं राकेश जी के साथ जो भी चर्चा हुई आप सभी को वो चर्चा पसंद आई होगी। साथ ही आप उनके विचार से कितने सहमत हैं या पे क्या सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ नहीं होता अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें डिजिटल भूमि। धन्यवाद।